हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे। आप देख रहे हैं एड्यू मंत्रा और यहां पर हम करने जा रहे हैं हमारी 10th की केमिस्ट्री का एक और जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये हमारे नए सीरीज में हो रहा है जिसका नाम है टारगेट 95+। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है काफी सिलेबस में कटौती की गई है उसी के अकॉर्डिंग, यानी जो भी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पढ़ाया जाएगा। और जिसको पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरी नॉलेज लेनी है, या जो लोग 2021 के बाद देखेंगे तो वो लोग जरूर हमारा दूसरा वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें हमने कंप्लीट टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है पूरा वो कवर किया हुआ। ठीक है, सो दिस इज एज पर द 2021 बोर्ड एग्जाम, 2021 में जो लोग बोर्ड एग्जाम देंगे। ठीक है, ओके तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये कार्बन का एटम। सो दिस इज अ कार्बन का एटम, वी ऑल नो दैट। सेंटर में क्या होता है एटम के, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता क्या क्या चीज है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें मान लो कि ये जो लाल वाला है ये प्रोटॉन है और ये जो हरा वाला है ये न्यूट्रॉन है, और ये जो व्हाइट घूम रहे हैं है ना, ये गोले जो घूम रहे हैं ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। वी नो दैट कि एटम तो कुछ ऐसा दिखता है। ओके तो अब देखो कार्बन का सिंबल तो C है, दिस इज द सिंबल। ओके, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब क्या हुआ कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, देख लो 1 2 3 4 5 6। वाह क्या काउंटिंग है। ठीक है, और अगर तुम इसमें देखो तो प्रोटॉन भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी आप घुमा रहे हो, ऐसा होता है क्या? ऐसे ही होता है असल में। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन एटम है, पहले इसको ध्यान से देख लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसकी खूबियां जो है, इसकी जो स्पेशलिटीज है वो सब हम देखते जाएंगे। तो मैंने क्या क्या बताया बेसिकली आपको कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 है इसका मतलब कि इसके पास 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये बात तो पता होगी ना कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। दैट नंबर इज ऑलवेज, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो भी एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होंगे। सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सो इट इज हैविंग 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। देन ऑल्सो इट हैज 6 न्यूट्रॉन। यहां पर अच्छी बात यह है कि न्यूट्रॉन का नंबर वैसे तो अलग हो सकता है किसी भी केस में, पर यहां पर देखो अच्छी बात यह है कि न्यूट्रॉन का नंबर भी 6 है। तो याद रखना बहुत आसान है यार, सब चीज इसका 6 6 6 6, मतलब अजीब सा नहीं लग रहा तुमको कुछ? ठीक है, सो द मास नंबर बिकम्स 12। तो सिंपल बात है, मास नंबर कैसे बनाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को मिला के। यानी ये जो ग्रीन और ये जो रेड वाला है ये दोनों 6 और 6 हैं, कितना हो गया टोटल 12 हो गया, इसलिए इसका मास नंबर है 12। ठीक है, अच्छा ये 12.001 क्या है, ये एटॉमिक मास है, बट बिट डिफरेंट देन द मास नंबर। ठीक है, अच्छा तो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ हम देख ही सकते हैं भाई, हमको पता भी है कि फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो भले ही इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में हो सकते हैं क्या? नहीं, इसमें से पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ दिख रहा है ना 2,4 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख लो ना, यहाँ पर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, देन सो अगर दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस ऑर्बिट। तो आप देखो वैलेंस ऑर्बिट मतलब लास्ट ऑर्बिट, और इसमें बाहर वाली ऑर्बिट में कितने 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इसके लिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो गया 4। हेंस द वैलेंसी इज 4। हेंस द वैलेंसी इज 4। और अगर वैलेंसी 4 हो गया यहां पर तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको क्या कहा जाएगा, इसको टेट्रावैलेंट कहा जाता है। टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंट का मतलब वैलेंसी। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है और बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मान लो मैं सोडियम बना रहा हूं, तो सोडियम के पास होता है 11 है ना टोटल, तो 281। तो इसके लिए आसान होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, इसलिए इसकी वैलेंसी होती है 1। ठीक है, अगर मैं मैग्नीशियम बनाऊं 282, तो उसके लिए आसान होता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, वैलेंसी होती है 2। लेकिन मान लो अगर मैं सपोज मैं आगे जाता हूं और मैं बनाता हूं क्लोरीन, इसका पास होता है 287,
सो इसके लिए 7 लूज करना आसान नहीं है, बल्कि इजी है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मंगा ले, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है 1। ठीक है, इसके बाद में अगर बनाऊं फॉस्फोरस या मान लो सल्फर, सल्फर का होता है 286, तो इसको 8 कैसे ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मंगा के, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। बट जब हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन इज हैविंग व्हाट 4 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये लूज भी करे, गेन भी करे या शेयर भी करे तब भी 4 होगा। वैसे ये लूज और गेन नहीं करता, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी हाल में जो इसकी हालत है वो 4 ही है, सो इट इज टेट्रावैलेंट। ऐसा नहीं है कि कार्बन इकलौता टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, वी ऑल्सो हैव सम एलिमेंट्स लाइक जैसे सिलिकॉन, उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। जर्मेनियम, वी हैव एलिमेंट्स जिसके पास जो टेट्रावैलेंट होते हैं। पर कार्बन में ऐसा क्या स्पेशल है जो वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है, जिस वजह से हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं अलग से इसको, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, सो व्हाई इज कार्बन सो इंपॉर्टेंट, आ गया वही सवाल। ठीक है, कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब कि ये होता ही है। ठीक है, देन ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज आर मेड ऑफ कार्बन। ठीक है, चाहे तुम वुड की बात करो या कोल की बात करो या केरोसिन की बात करो या एलपीजी की बात करो, ये सब में क्या होता है, कार्बन होता है। तुम बोलो सर हाइड्रोजन भी फ्यूल है, क्या उसमें कार्बन है? नहीं है, मतलब नॉट ऑल, इसलिए यहां बोला ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल, है ना। मीथेन जो बायोगैस वो सब के अंदर कार्बन है। ओके, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज एटसेट्रा कंटेन कार्बन। भैया सबके अंदर कार्बन है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबके अंदर कार्बन है। प्लास्टिक हैव कार्बन, है ना। आज के युग को प्लास्टिक युग कहा गया है, या अब तो भाई प्लास्टिक को बहुत खतरनाक तरीका माना जाता है, खतरनाक माना जाता है, लेकिन हर चीज लगभग देखो तो प्लास्टिक से बनी हुई दिखती है हमको आसपास। सो इस युग में मतलब वो प्लास्टिक जो है वो क्या है, वो उसके अंदर मेन एलिमेंट कार्बन ही तो है, कार्बन ही तो है। वाह क्या गाना बन रहा है। सो व्हाई इज कार्बन सो इंपॉर्टेंट, तो यानी सिंपल बात समझो, बाकी सब चीजें छोड़ो। लिविंग वर्ल्ड में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो दिखता है, जो हमेशा दिखता ही है, दैट इज कार्बन। ये बात समझ लेना, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। और यहां पर उसकी स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो भी हम देखेंगे। एक तो हमने ये रीजन देख लिया। अब व्हाट इज द यूनिकनेस इन कार्बन, कार्बन इंपॉर्टेंट है ये तो समझ लिया। अब इसमें कुछ यूनिक बातें भी हैं। क्या यूनिक बातें हैं वो भी जान लेते हैं। ओके, दैट इट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये ह्यूज बोला गया ना, इसको ना तुम थोड़ा सा और ह्यूज करो, ह्यूज। ठीक है, जगह नहीं है ना तो मैं और बनाता। ठीक है, ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड, मतलब कार्बन जो है ना भाई, ये बहुत 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 ज्यादा ही नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो कि इसका नंबर तुम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इतने सारे कंपाउंड्स ये अकेले फॉर्म कर सकता है। मतलब वी नो दैट देयर आर मोर देन 118 के आसपास एलिमेंट्स हमको जो पता है, पर उन सभी एलिमेंट में और इसमें यही फर्क है, ये ना मतलब इसके कंपाउंड फॉर्म करने का जो खूबी है वो इतना ज्यादा है कि ये बहुत ऑलमोस्ट इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स ये फॉर्म कर सकता है, और बाकी एलिमेंट्स में ये खूबी नहीं होती। ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं होती। ओके, नंबर all carbon compounds is greater than, हाँ अच्छा, number of, spelling mistake कर देते हैं लोग यार। ठीक है, so number of all carbon compounds is greater than all non carbon compounds। मतलब आप सिंपल सी बात है ये समझ लो कि मैं कह रहा हूँ 118 के आसपास एलिमेंट, मान लो 118 एलिमेंट है, तुम 117 एलिमेंट के जितने कंपाउंड वो फॉर्म कर सकते हैं, बस उसमें कार्बन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जितने कंपाउंड्स वो आपस में मिलके जो भी फॉर्म कर सकते हैं उनको तुम एक तरफ रख दो, और दूसरी तरफ तुम क्या करो, कार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन है, अदर हो सकते हैं बट कार्बन वाले कंपाउंड। ठीक है, तो एक कार्बन वाले कंपाउंड और एक नॉन कार्बन वाले कंपाउंड को एक तरफ रख दो, तुमको कार्बन वाले कंपाउंड का नंबर हमेशा ज्यादा दिखेगा। अच्छा, सो इसलिए क्या किया गया ना, केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक
केमिस्ट्री में सारे कंपाउंड के बारे में पढ़ा जाता है जो कार्बन के नहीं है, और जो कार्बन वाले जो ऑर्गेनिक, कार्बन में भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनको एक अलग ही केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये अपने आप में एक वास्टनेस है इसमें, ठीक है। केमिस्ट्री की वैसे 3 मेजर सेगमेंट्स है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम इनऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में पढ़ते हो, और जो भी ऑर्गेनिक केमिकल है, जो कार्बन के ऑर्गेनिक केमिकल है, उसको हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं भाई, जैसे कि मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। अब ये स्ट्रक्चर्स तो मैं तुमको बताता रहूँगा आगे, ठीक है। ब्यूटेन C4H10, तो इसकी चिंता मत करो। अब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये ना, इसके लिए ना मैं क्या करता हूँ ना, 1 मिनट रुक जाओ, ये चलेगा? नहीं, ये नहीं चलेगा, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड, तो पहले ये समझो कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, या बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं। तो ना एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ। वैसे आपको ये पढ़ना हो ना, तो मतलब बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो बनाई है मैंने, बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हो, काफ़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन आपको आपके काम की चीज़ें, अगर बॉन्ड के बारे में, केमिकल बॉन्ड के बारे में नहीं पता, जेम्स बॉन्ड नहीं, केमिकल बॉन्ड के बारे में आपको ज़रूर बता दूंगा, वहाँ पे चेक कर लेना, ओके। तो बॉन्ड क्या होता है भाई, जो एटम्स आपस में जो केमिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन इससे अट्रैक्ट हो गया, ये नाइट्रोजन इससे अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, तो ये बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड जो है ना, वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है, 2 तरह के होते हैं। एक जिसको कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड, जिसके बारे में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है, आयोनिक बॉन्ड, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना गाइस। सो आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी है, जैसे एग्जांपल में इसके क्या पढ़ा हमने, NaCl पढ़ा है ना, NaCl, MgCl2, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल तो यही बता दिए गए हैं, तो लाइक H2, N2, O2, CH4 यानी मीथेन, है ना, HCl, ये सब किस में आता है, कोवेलेंट में, ठीक है। फर्क क्या होता है इन दोनों में सर, कोई फर्क है क्या? बिल्कुल है यार, चिंता क्यों कर रहे हैं हम, है ना। तो यहां पर आयोनिक बॉन्ड में सिंपल बात याद रखो, या डेफिनेशन तो तुमको आता है, लेकिन बस याद रखो, बना सकते हो डेफिनेशन, वैसे सिंपल है। द बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बहुत खास बात होती है, क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सिंपल बात याद रखना, आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हमेशा जो ट्रांसफर होता है वो मेटल से नॉन मेटल में, इसलिए ये कंपाउंड हमेशा एक मेटल होता है इसके अंदर, दूसरा नॉन मेटल। दिस इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आयोनिक वाले में, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये कंपाउंड फॉर्म होता है इस तरह के आयोनिक बॉन्ड वाले। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना। तो कोवेलेंट जो भी होगा इसका मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ट्रांसफर का तो सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लो कि सोडियम के पास है 281, क्लोरीन के पास है 287, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोनों खुश नहीं है, दोनों स्टेबल नहीं है, क्योंकि दोनों का ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये क्या करते हैं, दे ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, एंड इन दिस अटेम्प्ट बहुत आसान लगता है इनको कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन वहां दे देता है, एंड सोडियम बिकम्स 2,8, क्लोरीन बिकम्स 2,8, और 7 है, 7 के बाद यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना हो गया, 8, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा सोडियम, ये हो गया क्लोरीन, और ये एग्जैक्टली यहां पर। अब देखो कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन जब गया, पहले ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करने से इसके पास एक प्लस चार्ज आता है, इसके पास गेन करने से एक माइनस चार्ज एक्स्ट्रा आ जाता है। नाउ वी नो दैट अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड हेंस दे बिकम NaCl मॉलिक्यूल। इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होके ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। जरूरी नहीं कि हर जगह एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, 2 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकता है। जैसे
मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि 282 है ना, इसलिए Mg2+ चार्ज बनता है। एल्यूमिनियम 3+ क्यों बनता है, क्योंकि 283 है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सो वो कहानी तो ठीक है, ज़्यादा हमको वहाँ नहीं जाना। और कोवैलेंट की बात करें ना, व्हाई आई एम गोइंग इन, क्योंकि आपके पास समय है इनफ, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी इस वीडियो में, ठीक है ना, मतलब यू नो द रिडक्शन पार्ट, ओके। एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स यहीं पर दिया हुआ है कि जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, पता होगा आपको, दूसरे हाइड्रोजन के पास, मतलब अब नाउ यू नो दैट कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ड्यूप्लेट पूरा नहीं है, सो इट वांट कि भैया इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाए, तो ये क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन से बात करता है कि भाई साहब क्या हम लोग कुछ शेयरिंग वेयरिंग कर सकते हैं, बोला बिल्कुल कर सकते हैं छोटे, चलो कर लेते हैं। तो ऐसे करके दूसरा हाइड्रोजन आता है और वो भी अपना इलेक्ट्रॉन लाता है इस लूप में, और दोनों को फील होता है, मतलब इसको भी फील होता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे 1 2, और इसको भी यही फील होता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे 1 2, और दोनों को उठा के फेंक दो, है ना, तो समझ लो मतलब फालतू जो होता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, सो दोनों को फील हो रहा है कि दोनों का डॉक्टेट नहीं, ड्यूप्लेट जो है वो पूरा है, सो दे आर फाइंडिंग देमसेल्फ स्टेबल, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लाया है इस पार्टनरशिप में, तो आप सिंपल सी बात समझ सकते हो कि ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड को ऐसे दिखाया जाता है एक सिंगल लाइन से, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, मतलब दिस इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में 3 टाइप होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। डबल का एग्जांपल ये है ऑक्सीजन, कैसे देख लो कैसे। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास होता है 2,6 होता है ना, तो देख लो भाई, एक सिंपल सा एग्जांपल देख ही लेते ना। ऑक्सीजन का ये न्यूक्लियस हो गया, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में कमबख्त 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन आएगा, बिकॉज उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, अनस्टेबल है, दुखी है बेचारा। और ये बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है हमेशा, वैसे कोवैलेंट हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। ये मेटल के बीच में, कोवैलेंट बॉन्ड मेटल में नहीं होता, इट इज ऑलवेज बिटवीन नॉन, जैसे यहाँ पर ये दोनों नॉन मेटल है, ठीक है ना। और जरूरी नहीं कि हमेशा सेम, जैसे यहाँ दिख रहा है कि सब सेम एटम्स है, नहीं, देखो यहाँ पर HCl डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया अपना, क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो ये दोनों, ये स्टेबल होना चाहता है, तो दूसरे ऑक्सीजन से बात किया, और दोनों ने अपना एक दूसरे का जो है तकलीफ को समझ लिया है, और जो है क्या कर लिया है कि कंपाउंड फॉर्म कर लिया है, 1 2 3 4 और क्या 5 6। नाउ जस्ट सी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, जैसे यहाँ पर क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका है, मतलब जितना आमने से आएगा उतना सामने से भी आना जरूरी है, ठीक है। जितना आमने से आएगा उतना सामने से आना जरूरी। तो यहाँ पर आमने से 2 आया, सामने से 2 आया, सो दे आर नॉट स्टेबल। कैसे सर, काउंटिंग आती है तुमको, करो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसको फील हो रहा है, इस वाले को फील हो रहा है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी यही फील हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। जो शेयरिंग वाले होते हैं दोनों के होते हैं, जैसे यहाँ भी देखा हमने। सो यहाँ पर दोनों स्टेबल फील कर रहे हैं अपने आप को, बढ़िया है भाई, बढ़िया है। तो यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, मतलब कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन है इस, यहाँ पर कितने पेयर दिख रहे हैं, 2 पेयर। सो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज शेयर्ड, 1 पेयर था इसलिए सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर है इसलिए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को डबल लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर H2 मॉलिक्यूल। ये क्या है, ये O2 मॉलिक्यूल है ना। ऑक्सीजन तो ऐसे ही प्रेजेंट होता है, सिंगल ऑक्सीजन बहुत नेसेंट, बहुत रिएक्टिव होता है ना। तो नॉर्मली वो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन ऐसे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसी नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का आपको पता होगा 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2,5। तो इसकी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सामने से भी जब दूसरा नाइट्रोजन आएगा तो दूसरा नाइट्रोजन का भी वही हाल है, 2,5। इसको भी कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो जब शेयरिंग होगी तो 3 + 3, तो है ना,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6, मतलब इसने अपने 5 में से 3 यहाँ डाल दिए, बचे कितने इसके 2। इसने अपने 5 में से 3 यहाँ डाल दिए, बचे कितने 2। अब काउंटिंग करो, काउंटिंग करो, ये 2 और ये 6, 8 हो गया। वैसे ही 2 और 6 8 हो गया। मतलब तुम ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। एंड हेंस ये कैसे हुआ, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को हम दिखाते हैं ऐसे 3 लाइन से। एंड दिस इज योर N2 मॉलिक्यूल। एंड होप दिस इज क्लियर टू यू। और जिनको भी बॉन्ड के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा समझना है, थोड़ा डिटेल में बेसिक के साथ, तो तुम सर्च कर सकते हो यूट्यूब भैया के पास, ठीक है। और वहाँ पर सर्च करोगे बेसिक केमिस्ट्री एड्यू मंत्रा। मेरे ख्याल से 3 या 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है आई गेस, वो चेक कर लेना। ओके गाइस, आगे बढ़े। आप बोलो यार, हाँ ना बोल दिया करो, मुझे लगता है कि हाँ तुम पढ़ रहे हो। फिर कम ऑन, हाँ बोलो, यहाँ कमेंट करके हाँ बोलो। चलो 2 ही लोगों ने कमेंट किया है, जल्दी करो यार, करो, टाइप करना आता है। यस, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। नाउ दिस इज, क्या है यार, ये तो हमने कर लिया ना, ये तो हमने कर लिया। अब देखो ये ना इलेक्ट्रॉन लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। तो इस तरीके से भी यहाँ दिखाया जा सकता है, मतलब वी कैन ऑल्सो शो इन दिस वे। तो यहाँ हमको पता है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो चाहे तुम डॉट से दिखा दो या क्रॉस से दिखा दो, यहाँ पर क्रॉस से दिखा है, मान लो मैंने भी क्रॉस से दिखा दिया, ठीक है। तो ये उस तरीके से लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से दिखाते हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है। सो आई कैन ड्रॉ दिस एज सिंगल हाइड्रोजन, दिस इज योर सिंगल हाइड्रोजन, दे कम क्लोजर एंड दे बेसिकली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन हुआ, ये दूसरे वाले का हुआ, इसको भी फील होगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी फील करेगा कि मेरा ड्यूप्लेट पूरा है, ठीक है। म्यूजिक बज रही है, वाह क्या बात है। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हाल है। सो ऑक्सीजन के देखो मैंने क्या बताया इस वाले टेक्निक में, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। वाह, डांस करने का मन कर रहा है भाई, डांस डांस। चलो, सो ये ऑक्सीजन के पास कितना होता है 2,6, यानी आउटर मोस्ट में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट दिखाना होता है सिर्फ, ठीक है। तो इसके पास है 1 2 3 4 5 6, हाँ जी। और दूसरा ऑक्सीजन के पास भी वही है 1 2 3 4 5 6। नाउ व्हेन दे कम क्लोजर, तुमको पता है कि भाई इनको 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो अगर सामने से अगर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इनको अपने भी 2 इलेक्ट्रॉन दाव पे लगाने पड़ेंगे, यानी ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दाव पे लगाएगा और ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दाव पे लगाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसा दाव पे लगाएंगे तो क्या बनेंगे, तो ये बनेंगे, ये बना दिया मैंने 1 2 3 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए आगे यहाँ पर, यानी 5 और 6, ठीक है। ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन का आएगा, वाह। सो वो ये हो गया 1 2 3 4, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लगाएगा 5 और 6। सो ये हो गया ऐसे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन, 4 और 4 8 हो गए, और वैसे ही इसके 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, या तो डॉट से इलेक्ट्रॉन दिखाओ या तो क्रॉस से दिखाओ, ठीक है। हमने क्रॉस ही यूज किया, 2 अलग अलग होते हैं तब डॉट लगाया जाता है वैसे, ठीक है। तो और उसके बाद सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाना, जैसे मैंने यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए, सिर्फ बाहर के इलेक्ट्रॉन जो है वो दिखाने होते हैं, वो ही शो करने होते हैं, ठीक है। वैसे ही नाइट्रोजन का भी क्या आएगा, जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड में क्या होगा, 2 इसके इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली इसके 3 इलेक्ट्रॉन और इसके 3 इलेक्ट्रॉन दिखाने होंगे, सिर्फ आउटर मोस्ट, अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने, ठीक है। अच्छा, नाउ वी हैव वन मोर। देखो ये थोड़ा हेटेरो एटम, डिफरेंट एटम वाला सीन। नाउ दिस इज मीथेन। क्या है ये मीथेन? अगर तुमको फॉर्मूला पता हो, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। तो असल में वही होता है कि बीच में कार्बन रहता है, 3 साइड में एक एक, यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। सो दिस इज योर मीथेन, कुछ ऐसा, ठीक है। थोड़ी कहानी देख लेते चलो इसकी। तो ये मीथेनवा को कैसे बनाएगा सर, तो कार्बनवा को पहले बना लेते हैं। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है,
कार्बन के पास है, आउटर मोस्ट से दिखाना होता है ना, तो इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये है कार्बन का एटम, वाह, ठीक है। अब हाइड्रोजन बना लेते हैं भैया, तो हाइड्रोजन के पास कितना है, हाइड्रोजन कुछ ऐसा है, 1 इलेक्ट्रॉन, मान लो इसको हमने क्रॉस से दिखाया तो हमने यहाँ पर डॉट से दिखा दिया है, ये हाइड्रोजन एटम है। अब इसको अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ तो हो जाएगा इसका ड्यूप्लेट पूरा, ठीक है। यानी ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो ये कुछ ऐसा करके इसका काम तो हो जाएगा, बट कार्बन स्टेबल हुआ क्या, हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, लेकिन कार्बन के पास कितने हैं अभी, 4 इलेक्ट्रॉन पहले थे, अब 5 दिख रहे हैं, है ना, 4 ये और ये 1 आ गया, 5, पर इसको ऑक्टेट पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, ऐसे 3 और हाइड्रोजन को मंगाएगा, आजा भैया, आजा भैया, राजा भैया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा CH4, चाहे ऐसे लाइन स्ट्रक्चर में दिखा दो CH4 या लिख दो मीथेन, ठीक है। आई विल वांट यू, भाई तुम जो है एक चीज कर लेना, तुम ना ईथेन को ड्रॉ करना। ईथेन कैसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, इसका तुम इलेक्ट्रॉन डॉट या लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना के देखना, ऐसा वाला, ठीक है, ईथेन का करके देखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रीजंस बिहाइंड द यूनिकनेस ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन की यूनिकनेस के पीछे क्या रीजन है, मतलब अभी हमने देखा कि कार्बन यूनिक है, कहाँ देखा हमने, मैंने तुमको ऑलरेडी बताया कार्बन यूनिक है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन बीच में हमने क्या पढ़ा, वो इलेक्ट्रॉन डॉट पढ़ा दिया मैंने तुमको, और थोड़ा सा वो कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ाया। अब फिर से वो याद करो, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कार्बन के बारे में, यार वी आर इंटरेस्टेड इन कार्बन, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि वो यूनिक है, कैसे वो यूनिक है, क्योंकि वो बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट काहे है, क्यों हम पढ़ते हैं इतना ज्यादा, क्योंकि वो हमारे लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कार्बन है। यूनिक क्यों है, क्योंकि वो बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। अब हम वही कारण देखने वाले हैं कि क्या है ऐसा कार्बन के अंदर कि वो इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, समझ रहे हो, कार्बन में ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहला है टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा कोवैलेंसी यानी क्या, देखो मैं डिटेल में तो बता दूंगा, लेकिन फिलहाल समझो इस वर्ड का मतलब। टेट्रा का मतलब होता है 4 और कोवैलेंसी का मतलब तुमको पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, शेयरिंग, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन की वैलेंसी 4 है एंड इट कैन ओनली, इस सब पे ध्यान देना, ओनली फॉर्म कंपाउंड, इट कैन ओनली फॉर्म कंपाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा काहे है, इसके पीछे क्या रीजन है मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी, बट इस शब्द का मतलब समझ लो कि कार्बन में ये जो पेक्युलर फीचर है ना, ये जो खास बात है ना, ये यूनिकनेस किसी भी दूसरे एलिमेंट में नहीं है, ये सबसे डिफरेंट है कार्बन के अंदर। दिस इज एक्सक्लूसिवली, ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है कार्बन के अंदर की, टेट्रा कोवैलेंसी की। इट इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ऐसा नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन दूसरों में नहीं होता, लेकिन दूसरे जो है ना वो आयनिक कंपाउंड भी फॉर्म कर सकते हैं, बट दिस कैन ओनली शेयर इलेक्ट्रॉन, यानी ये सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड ही फॉर्म कर सकता है, ठीक है। अच्छा, कैटेनेशन क्या होता है मैं शॉर्ट में बता दूं कि कार्बन के पास खूबी है कि भैया वो कितने भी लंबे ना ऐसे अपनी एटम से जुड़ के ना लंबे लंबे चेन बना सकता है, लंबे यही है, ब्रांच बना सकता है या रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, इसी को कैटेनेशन कहते हैं। कि जब कोई एलिमेंट अपने ही एटम के साथ मिलके लंबे लंबे चेन बना सकता है, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। आगे बताएंगे डेफिनेशन, कैटेनेशन का डेफिनेशन आगे आएगा, डोंट वरी। पॉलीमराइजेशन, ये तुमने सुना होगा यार, 7th या 8th में सिंथेटिक फाइबर चीजें पढ़ी होंगी ना, तो वहां पर पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है कि जब मोनोमर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, मोनोमर यानी छोटे छोटे यूनिट्स, उनको ना कुछ प्रोसेस किया जाता है और वो बन जाते हैं पॉलीमर, है ना, लंबा चेन। जैसे इथीन बन सकता है पॉलीथीन, एस्टर बन सकता है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर सुना है तुमने, ठीक है। जैसे सिंपल सा बात है, छोटी छोटी कड़ी को जब जोड़ते हैं तो आपस में जुड़ के वो क्या बन सकती है, हथकड़ी बन सकती है कि नहीं बन सकती है, ऐसे वो चेन बनेगी सर, उसके बाद हथकड़ी बना सकते हैं।
सो वो ये पॉलीमराइजेशन, मतलब बेसिकली कार्बन के कंपाउंड्स जो है ना, जैसे इथीन पॉलीथीन बना रहा है, एस्टर पॉलीएस्टर बना रहा है, तो ये कार्बन के ही तो कंपाउंड है, इथीन हो गया या एस्टर हो गया, ठीक है। तो ज़्यादातर कार्बन के कंपाउंड ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगेन इसका भी डेफिनेशन बताऊंगा, डोंट वरी। एंड वी हैव आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पता है क्या होता है? ये तो और खतरनाक चीज़ है कि मतलब सेम फॉर्मूला रहेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, डिफरेंट मतलब कंपाउंड बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर इफ आई ड्रॉ C4H10, इसको ब्यूटेन बोलते हैं। तो ना ब्यूटेन को ना मैं जैसे मैंने तुमको मीथेन बनाया था, वैसे ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं, ये पता लगेगा तुमको, डोंट वरी। तो ये एक कंपाउंड बन गया। पर इसी C4H10 के साथ मैं क्या कर सकता हूं, एक्सपेरिमेंट देखो अब कि नाउ दिस इज ऑल्सो C4H10। सर कितने डंडे लगाने कार्बन में? कार्बन का वैलेंसी 4 है तो 4 डंडे लगेंगे कभी, देखो यहाँ पर। सो ये सब में तुम हाइड्रोजन लगा दो जो खुले हुए ओपन बॉन्ड्स है ना। तो अब ये भी C4H10 है, दिस इज ऑल्सो C4H10, दिस इज ऑल्सो C4H10, पर दोनों अलग अलग कंपाउंड है। इसी प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। बट डेफिनेशन बताएंगे, डोंट वरी। हम अगेन स्टार्ट करते हैं विथ टेट्रा कोवेलेंसी की भैया क्यों ये सिर्फ शेयरिंग कर सकता है। आइए, टेट्रा कोवेलेंसी कि कार्बन की वैलेंसी है 4, इसलिए टेट्रा। और कोवेलेंसी का मतलब इट कैन फॉर्म कंपाउंड्स ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेट्रा यानी 4, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है और ये सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। अगेन मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि हर एलिमेंट जिसका वैलेंसी 4 होता है वो सिर्फ शेयरिंग ही करता है, बट कार्बन में एक पेक्युलर फीचर है, क्यों वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो पहली बात, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, ओके गुड। कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2,4। It requires 4 electron to achieve the stability and inert gas electronic configuration. But carbon cannot form ionic compound, यानी ये ionic compound form ही नहीं कर सकता, यानी ट्रांसफर नहीं कर सकता कि भैया 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे सोडियम क्या है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, क्लोरीन गेन करता था, पर यहां पर ये ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? कितना क्यों पूछोगे यार, एक क्यों तो आ गया यहां पर कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C- आयन या C-, तुम C- मतलब एनायन हो गया ना, बट इट वुड बी डिफिकल्ट। क्यों नहीं वो गेन कर सकता? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने में क्या प्रॉब्लम है यार? अगर तुम गेन कर लेते तो भैया अच्छा होता ना, खाली शेयरिंग वाला टैग नहीं लगता, तुम और कंपाउंड फॉर्म कर सकते थे। ये तो गलत बात है। तो इट कैन ओनली फॉर्म कंपाउंड बाय शेयरिंग। पहला कारण बता दो, ये शेयरिंग से ही कंपाउंड फॉर्म कर सकता, मतलब ये क्या नहीं कर सकता? ये 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, ना तो इनको लूज कर सकता है ना, ना तो ये वाला काम कर सकता है, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन पहले से, मान लो ऑक्टेट पूरा करना है तो 4 और मंगाने पड़ेंगे, तो ये 4 मंगा भी नहीं सकता, ये काम भी नहीं कर सकता। तो ये लूज, ये गेन क्यों नहीं कर सकता वो बताया जा रहा है। इसका रीजन यहां बताया जा रहा है कि कार्बन कैनॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, ये बट हटा दो कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता? 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो यहां पर हमको पता है कि कार्बन के पास पहले से ही फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सो ऑब्वियसली जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो सेंटर में प्रोटॉन भी कितना है? 6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन है, ओके। और तुमको पता होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो यही वो पॉजिटिव है जो उन इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। यही वो न्यूक्लियस का पॉजिटिव वाला पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन उड़ गए होते कब के, ठीक है। अच्छा, दिक्कत क्या हो रही है कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके कंपाउंड फॉर्म करना चाहता है, जैसे क्लोरीन कर लेता है गेन, कोई भी नॉन मेटल कर लेता है, तो कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो जब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अगर और आ जाएंगे बाहर से, तो सिंपल सी बात है कि कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? देखो
6 पहले से थे, 4 और आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, 6 प्रोटॉन को जिम्मेदारी दे दी गई उनके कंधों पर 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की। क्या वो होल्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये रेशियो देखो ना, ऑलमोस्ट डबल हो गया। मान लो एक परिवार में बच्चे हैं, मतलब मम्मी डैडी हैं और 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को संभाल रहे थे। मान लो उनको और 4 बच्चे ला के दे दिए एकदम से, क्या वो संभाल पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि 6 प्रोटॉन ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे थे, पर 4 इलेक्ट्रॉन एकदम से और आ जाएगा तो लगभग ये रेशियो डबल हो जाएगा, है ना। 6 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो दैट विल बी डिफिकल्ट। इसलिए कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, लूज क्यों नहीं कर सकता? ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो कर लेते। तो देखो यहां आ गया, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4+ कैटायन। बट यहां प्रॉब्लम क्या आ रहा है? बट इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि वो गेन क्यों नहीं कर सकता, समझ में आ गया। लूज क्यों नहीं करता इलेक्ट्रॉन को? ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं करता? तो सिंपल सी ये भी एक बात है कि कार्बन ना एक छोटा सा एटम है, नन्ना सा एटम है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात आती है ना, इलेक्ट्रॉन जब लूज करने की बात आती है तो उसमें ना बहुत एनर्जी खर्च होती है। तो एक छोटा सा एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो हम मान सकते हैं कि कर लेगा, वो एनर्जी खर्च कर लेगा, उतनी एनर्जी है उसके पास। पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना यार बहुत मुश्किल है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना तो भाई नामुमकिन है इसके लिए। सर नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो यहां पर है 4 तो कतई नहीं करेगा वो। ठीक है, तो एक जैसे मान लो एक छोटे से बच्चे को तुमने कह दिया कि उसको दौड़ लगानी है, और उसको कितना 50 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। छोटा सा बच्चा है अभी, मान लो 8 साल का है, 50 किलोमीटर दौड़ लगानी कंटिन्यूस नॉन स्टॉप। क्या ये पॉसिबल है? कम एनर्जी है बंदा यार, चक्कर आ जाएगा उसको, है कि नहीं। ऐसे कोई बंदा नहीं करेगा ऐसे, ये 50 किलोमीटर मजाक थोड़ी होता है यार। ठीक है, 5 किलोमीटर समझता, 50 किलोमीटर कौन करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर यही कहानी है। ओके, कि कार्बन गेन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 6 ही प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। लूज क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं है उसके पास। सो इसके लिए उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है? शेयरिंग। और इसका एग्जाम्पल मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया। कहाँ बताया था? देखो ये वाले केस में कि वो कैसे शेयरिंग करता है। ठीक है, ओके, तो ये बात समझ में आ गई टेट्रा कोवैलेंसी। अब आते हैं कैटिनेशन वाले पे। ओके, सो कैटिनेशन मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको कि वो लंबे लंबे चेन बना लेता है। मतलब उसमें वो खूबी है कि वो अपने ही एटम से मिलके लंबे लंबे चेन या ब्रांचेस या लिंक या फिर रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन ब्रांचेस एंड रिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कार्बन पोजेस दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे यहाँ आप दिखाओ, जैसे कार्बन के ही एटम के साथ मिलके लंबे चेन। बट ऐसा नहीं कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में, ये प्रॉपर्टी तो भाई और भी, जैसे सिलिकॉन के अंदर भी है, जर्मेनियम में भी है। ठीक है, तो ये जो है कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी जो है ये दूसरों में होती है, बट जो मैंने पहले बताया टेट्रा कोवैलेंसी वाली, वो सिर्फ कार्बन में होती है। ठीक है, तो ये एक ऐड कर रहा है उसके एडवांटेज को। मतलब कि भाई तुम ऐसे भी कंपाउंड फॉर्म कर ले रहे हो और तुमको एक कार्बन और मिल गया तो तुमने ऐसे भी कंपाउंड फॉर्म कर लिया, तो भाई क्यों ना तुम इन्फिनाइट कंपाउंड बनाओगे, है ना। इतना सारा तुम्हारे पास पैटर्न है कंपाउंड फॉर्म करने का, इतने ऑप्शंस है, क्यों नहीं करोगे। ओके, पॉलीमराइजेशन। देखो पहला वाला पॉइंट जो ना, जिसको हमने क्या बोला, टेट्रा कोवैलेंसी। तुम बोलोगे सर वो तो लिमिटेशन हुआ ना, अगर समझो कि वो ट्रांसफर करके भी कंपाउंड फॉर्म कर लेता, आयोनिक कंपाउंड भी फॉर्म कर लेता, तब तो वो राजा होता और बड़ा। ठीक है, तो ये समझ लो कि कुछ ऐसे ही कुछ वही रीजन है जिस वजह से उसको कुछ चीज़ नहीं मिली है तो कुछ चीज़ ज़्यादा मिली है। ठीक है, नेचर में ये भी पॉसिबल रीज़न है। सो मतलब यूनिकनेस बात कर रहे हैं हम, यूनिकनेस डिफरेंट क्या है इसमें, कि वो क्या बाकियों से अलग क्या कर सकता है, वो भी हम देख रहे हैं। पॉलीमराइजेशन मैंने बता दिया ऑलरेडी कि मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब स्मॉल यूनिट से बड़े यूनिट्स बना सकते हैं। जैसे देखो ये क्या है, दिस इज C2H4, ये सब क्या है, देखो C2H4 यानी सब ईथीन है, छोटे छोटे यूनिट्स है, इसको बोलते हैं ईथीन। ये तुम्हारा मोनोमर्स हुआ। मर मतलब केमिकल, मोनो मतलब सिंगल छोटे छोटे यूनिट्स जो है वो
यूनाइट, उनको कंबाइन किया जाता है एक प्रोसेस में और इससे बन जाता है ये बड़ा यूनिट, ठीक है, इसको कहते हैं पॉलीमर। सो द कन्वर्जन ऑफ मोनोमर्स इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और बेसिकली ये क्या है, इथीन से क्या बन गया, पॉलीथीन। एस्टर होता तो क्या बन जाता, पॉलीस्टर, ठीक है। तो ऐसे कार्बन के कंपाउंड जो है ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो बस ये बात याद रखना, मोस्ट कार्बन कंपाउंड exhibit this property or show this property, ठीक है। आगे देखते हैं आइसोमेरिज्म। सिंपल है, क्या है आइसोमर्स, क्या होते हैं आइसोमर्स, यानी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन के मोस्ट कंपाउंड्स ये प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं, ठीक है। तो क्यों ना ये इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करे, जैसे ये दोनों क्या है, दीज बोथ ऑफ देम दे हैव 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन। सो बेसिकली ये किसके आइसोमर्स हैं, दे आर आइसोमर्स ऑफ C4 जब रहता है ना, C4H9 इसको ब्यूटेन कहते हैं, देखोगे आगे सीखोगे तुम, ठीक है। सो अगर तुम पेंटेन की बात करते हो, पेंटेन की बात करते हो तो वो होता है C5H12, उसमें तो और पॉसिबिलिटी, तुम इसके आइसोमर्स बना के दिखाओगे, इसमें 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, वो बना के दिखाना, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही रहेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, पर कहीं भी डबल बॉन्ड मत लगा देना, सिंगल बॉन्ड ही है इसमें, ठीक है। एंड गाइस इसके बाद बात होगी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स क्या होता है पहले वो समझ लो। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट that has same chemical property but different physical property, ठीक है। तो यानी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ऐसे वाले मतलब केसेस में ऐसे वाले हम फॉर्म्स को क्या बोलेंगे, एलोट्रोप्स। जैसे कार्बन जो है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे मालूम है आपको, कोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा हम पढ़ने वाले फुलरीन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अलग अलग कार्बन के फॉर्म, मतलब कार्बन का ही एटम ना जब अपने आप को अलग अलग तरीके से अरेंज कर लेता है ना, तो वो क्या करता है, मतलब अपने दूसरे कार्बन के एटम से कैसे वो अरेंज हो रहा है उसके बेसिस पे जो है ना, उसके बेसिस पे हम उसके अलग अलग फॉर्म्स को देख सकते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन ही इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एलोट्रोप्स है, ठीक है, और भी है, जैसे सल्फर हो गया, ठीक है ना। आपने देखा होगा रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, सुना होगा, नहीं सुना तो देख लेना, सर्च कर लेना, ठीक है। या फिर वो क्राउन शेप वाला, अगर आपने देखा वो तो शायद मेरे ख्याल से 9th में था भी, है ना, उसका स्ट्रक्चर के बारे में था ही, जिसमें 8 सल्फर होते हैं, S8, ओके। तो फिलहाल बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कार्बन की। तो कार्बन के एलोट्रोप्स में क्या क्या आता है, डायमंड है, ठीक है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ठीक है, सब कार्बन ही है, मतलब सबके एटम में कार्बन ही है, चाहे डायमंड की बात करें या ग्रेफाइट की बात करें या फुलरीन की बात करें, उसमें जो बेसिक एटम है वो कार्बन ही है, पर वो कैसे दूसरे कार्बन से अरेंज हुआ है या बॉन्ड करके बैठा हुआ है, उसी के बेसिस पे अलग अलग फॉर्म्स दिखाई पड़ते हैं। तो आइए पहले हम डायमंड को देख लेते हैं, ठीक है। डायमंड, इट एग्जिस्ट एज 3-dimensional नेटवर्क with strong carbon-carbon covalent bonds. Diamond is hard in nature with high melting point, ठीक है। तो डायमंड जो है आपको पता होगा, हमने मेटल्स नॉन मेटल्स में डिस्कस भी किया है, इनफैक्ट दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। तो ये 3-dimensional इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप इसके एग्जैक्टली पहले देख लो क्या है डायमंड, समझ लो। इट शाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हमको पता है कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और इसके चमक की तो भाई हम बात करते हैं ना, इसके हमने ये भी मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ा है कि ये भले ही कार्बन है, ये नॉन मेटल है, पर फिर भी इसमें एक अलग ही लश्कर है जो नॉर्मली नॉन मेटल्स में नहीं होता। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त ब्रिलियंस है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसको ज्वेलरी बनाने के काम में लाया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स। तो ये बता सकते हो क्या कि क्यों इसको कटिंग या ड्रिलिंग टूल्स में यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे कांच की एक बड़ी ग्लास है, ठीक है, उसको मुझे कट करनी है, बीच में से कट करनी है, तो मैं स्केल लगा के और जो कटर यूज़ करता हूँ उसके निब पे डायमंड लगा होता है। तो एक्चुअली वो डायमंड से, जो ग्लास कटर होता है ना उसमें डायमंड लगा होता है।
क्यों डायमंड से वो कैसे कट जाता है वो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताना, आई विल वांट टू नो दैट। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसमें कार्बन एटम्स अरेंज कैसे रहते हैं। तो ये बात समझ लो, ये कार्बन का एटम है जैसे, तो इसमें देख लो डायमंड के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है। अब आप देखना कि ये एटम, मान लो कि ये एटम एक बंदा है, एक लड़का है मान लो, ठीक है। अब इस बंदे के इस तरफ एक दोस्त है, इस तरफ एक दोस्त है, सामने एक दोस्त है और ऊपर एक दोस्त है, समझ रहे हो। मतलब एक कार्बन एटम, इसने एक बॉन्ड अपने राइट साइड में कर लिया एक एटम के साथ में, एक बॉन्ड कर लिया अपने लेफ्ट वाले कार्बन एटम से, एक बॉन्ड कर लिया ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड कर लिया सामने की तरफ। तो इस तरीके से कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड बोल रहा था मैं, ठीक है। कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, है ना, वी नो दैट इट इज टेट्रावैलेंट। तो ये चारों बॉन्डिंग जो है उसने प्रॉपर तरीके से बना ली, यानी कि राइट में, लेफ्ट में, ऊपर और सामने। तो इस तरीके से उसका चारों बॉन्ड फुलफिल हो गया और हर कार्बन एटम लगभग देखो वैसे ही उसी पैटर्न में जुड़ा है और इसी वजह से इसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये जो एकदम रिजिड स्ट्रक्चर मिलता है, इसको हार्डनेस आती है। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि इसने सभी बॉन्ड बहुत जबरदस्त तरीके से बना लिए। आप ये समझ रहे हो ना, जैसे कि मान लो कोई इमारत है, कोई बिल्डिंग है, उसको अगर फ्रेमवर्क सही मिला तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, वैसे यहाँ पर भी है ना। तो ये तो हो गया कार्बन का एक एलोट्रोप डायमंड। आइए बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट इज मेड फ्रॉम वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। वैंडरवॉल फोर्सेस क्या है सर, अभी जरूरत नहीं, जैसे तुम फिलहाल ये समझो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो लगभग वही मानो यहाँ पर। सो ग्रेफाइट इज मेड फ्रॉम वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, मतलब इनके बीच में जो एटम्स की जो फोर्स है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ अदर 3 कार्बन एटम्स। डायमंड में हमने क्या देखा कि वो 4 एटम से जुड़ा है हर कार्बन एटम, यहाँ पर 3 एटम से जुड़ा है, ठीक है। In order to form hexagonal rings, it serves as good conductor of heat and electricity. तो क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है वो हम देख लेंगे। इट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, क्यों ये स्लिपरी होता है इसलिए लुब्रिकेंट की तरह यूज होता होगा। इसका पाउडर फॉर्म में इसको लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता होगा फॉर मशीन पार्ट्स एज वेल एज यूज इन लीड पेंसिल से। तो हमको पता ही है ग्रेफाइट लीड पेंसिल्स में यूज होता है, पर अब इसका एटम का स्ट्रक्चर देखना जरूरी है और इसके अलावा क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है और ये हेक्सागोनल रिंग क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूंगा बेसिक। देखो अब जैसे एक कार्बन एटम है, ये 3 एटम से अगर जुड़ा है, एक इधर एक इधर एक इधर, लेकिन कार्बन के तो 4 बॉन्ड्स होते हैं, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। वो नॉर्मली क्या होता है, एक जगह कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड बना लेता है, पर वो मोस्टली वो इलेक्ट्रॉन एक फ्री रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो भाई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। और हेक्सागोन कैसे बनेगा, तो ऐसे मान लो कि इसने भी बॉन्ड किया होगा, है ना, यहाँ का एटम ने भी ऐसे बॉन्ड किया होगा, 3-3 बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ के एटम ने भी किया होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ के एटम ने भी किया होगा ऐसे, ओके, एक मिनट। तो ये ऐसे करके कुछ देख लो हेक्सागोन फॉर्म हो गया, ठीक है। आगे भी यहाँ भी एटम्स होंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं होंगे, ये भी 3 बॉन्ड बनाया होगा, ओके। तो ये वाला हो गया, मतलब ऐसे ही समझो ये एक पूरा लेयर, एक परत बन जाएगा ऐसे। इसके नीचे वाला एक और ऐसे ही लेयर बन जाए तो एक दूसरे के ऊपर स्लिप भी कर सकते हैं, स्लिपरी हो जाएगा, लुब्रिकेंट की तरह यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं थोड़ा सा अभी हम स्ट्रक्चर एग्जैक्टली देख लेते हैं। तो ये तो पता है भाई, ग्रेफाइट जो है वो लीड, पेंसिल लीड में यूज होता है। और देखो हर एटम अपने आसपास के 3 एटम के साथ में, मतलब 3 बॉन्ड तो बन गए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है भैया, वो काम आएगा कंडक्शन के, ठीक है। तो समझो ये एक लेयर बन गया, ये दूसरा लेयर है, और ऐसे करके तो ये भैया मस्त स्लिप करेगा, अच्छे से स्लिपरी भी रहेगा, ओके। तो ये तो हो गया ग्रेफाइट। नाउ वी आर कमिंग टू फुलरीन। फुलरीन क्या है भाई, देखो अब यहाँ पर तो ये ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इस तरीके से, ये एक मॉडल बनाया है ताकि आप देख समझ सको कि हर एटम अपने आसपास में कितने एटम के साथ में यहाँ पर अटैच्ड है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ भी लगभग कुछ ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर लगभग एक फुटबॉल की तरह बनता है, आप देख सकते हो। एवरी कार्बन एटम इज अटैच्ड टू इट्स नियर बाय एटम सच दैट, देखो एक पेंटागन बन रहा है, ये पेंटागन बन रहा है और उसके एडजेसेंट में हेक्सागोन बन रहा है ना। फुटबॉल में लगभग यही होता है।
तो ये तो C60 स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें 60 कार्बन है, C60 स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये लेटेस्ट जो डिस्कवर्ड कह सकते हो जो एलोट्रोप है वो फुलरीन है, ठीक है। और बकमिंस्टर फुलर, ठीक है, जो इस तरह का जो आर्किटेक्चर के बारे में जो डिज़ाइन या जो बताया गया था वो उनके द्वारा बताया गया था, इसलिए इसका नाम जो है फुलरीन बना है। एंड यू कैन सी दिस, ठीक है, ये इसका एक नॉर्मल जैसे स्ट्रक्चर हो सकता है वो है, ओके। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए या फिर एटॉमिक लेवल पे देखा जाए तो वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ओके। ये तो हो गया। अब मतलब ये आपको वैसे एडिशनल में दिया था पर पढ़ना होता है, पढ़ लेंगे बेटर रहेगा, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट क्लैरिटी जब थोड़ा सैम्पल पर आएगा ना तो पता लगेगा कि हाँ ये पार्ट आएगा नहीं आएगा, बट क्योंकि वो पार्ट के अंदर है जहाँ पर तुमको जितना पार्ट पढ़ना है उसके अंदर ही आता है, तो यू हैव अ चांस कि भाई वो आ जाए, ठीक है। फिलहाल ये वाली चीज़ तो आएगी। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। अब जैसे कार्बन कंपाउंड किसको हम बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड किसको बोलते हैं गाइस, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। ऑब्वियसली कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन है उसको हम कार्बन कंपाउंड बोलेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। वी हैव C6H12O6, ठीक है, कार्बन कंपाउंड है। इसके अलावा CH4 कार्बन कंपाउंड है ना। फिर अल्कोहल जैसे इथेनॉल हो गया, C2H5OH कार्बन कंपाउंड है, C2H6 इथेन कार्बन कंपाउंड है। तो कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन है, कोई भी कंपाउंड तुम देख सकते हो जिसमें कार्बन है तो उसको तो हम कार्बन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। बहुत लॉजिकल है। तो यहाँ देख लो कौन से कंपाउंड्स हैं इनमें से जो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करें। इसी एग्जांपल में से उठा लेते हैं हम, जैसे ये हो गया है ना, कार्बन हाइड्रोजन है, सो C6H12O6, CH4, C2H5OH, C2H6 कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, और देखें हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ओनली। इसमें ये बात ये ऐड करना है बस, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ओनली। तो यहां पर अभी जो हमको दिया था उसी में से सेलेक्ट कर लो, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होने चाहिए। क्या ये है, क्या है, क्या ये नहीं, इसमें ऑक्सीजन भी है। ये वाला है क्या, हाँ है, CH4। ये भी नहीं है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन है, दिस इज C2H6। यही फर्क है। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अच्छा, हमको मेनली ना चैप्टर में डिस्कस जो करना है दैट इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो देखो अब मैं ना ये वाला पार्ट या इसका जो डिटेल नॉमेनक्लेचर है वो इस साल 2021 की बात करें तो वो नहीं है, पर आपको उस तरीके से नहीं करना, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप जो है पूरा पढ़ना, और उसके लिए जो पिछली वीडियो है वो भी आपको कंप्लीट देखना है। इस पार्ट के आगे वाला, मतलब ये तो मैं जो कराने वाला जो है वो तो कर रहे हैं हम, बट वो वाली चीज़ जो डिटेल नॉमेनक्लेचर है उसकी आप वीडियो ज़रूर चेक करना, ठीक है। जो अलग से भी क्रिएट करी हुई है आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर एड्यू मंत्रा आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा, ओके। फिलहाल अब हम समझते हैं बेसिक एक हाइड्रोकार्बन के बारे में, नॉर्मली समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन यानी क्या, हम यहाँ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की बात करने वाले। सो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओके, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ओके। तो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें आपको समझनी होंगी कि अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है। तो ये बताने के लिए ना पहले ये क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग, ये वाला क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें जब हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, है ना। इसमें भी होता है एसाइक्लिक, जिसको एलिफैटिक भी बोलते हैं, और एक होता है साइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, ठीक है। तो साइक्लिक से समझ में आ रहा है, साइक्लिक का मतलब है रिंग स्ट्रक्चर होगा, और एसाइक्लिक का मतलब ओपन चेन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ जैसे रिंग की बात कर रहे हैं तो जैसे कार्बन के एटम्स मिला के ऐसे क्लोज कर लेते होंगे रास्ता, या फिर मान लो ये वाला हो गया, क्लोज कर लिया, रिंग बन गया, है ना, पेंटागन बना लिया मान लो, ठीक है, जैसे हमने फुल रिंग में भी देखा था।
तो ये वाला जो है साइक्लिक में आता है आपके। ए साइक्लिक में जैसे ओपन चेन हो गया है ना, कार्बन ऐसे कार्बन से अटैच जैसे ओपन चेन बना हुआ है, या मान लो कहीं ब्रांचेस भी है, स्ट्रेट ओपन चेन तो है ही, साथ में कहीं कार्बन के ब्रांचेस भी निकले हुए, तो ये सब किस में आता है, ये सब आता है ए साइक्लिक में। और सर रिंग स्ट्रक्चर किस में आएगा, साइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक में। ठीक है, साइक्लिक वाले में मैं आपको जो हमको पढ़ना है वो हम साइक्लो अल्केन पढ़ लेंगे, साइक्लो अल्केन पढ़ लेंगे, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, तो साइक्लो अल्केन पढ़ेंगे, साइक्लो अल्कीन या साइक्लो अल्काइन हमको नहीं पढ़ना। ठीक है, और ए साइक्लिक वाले में या एलिफेटिक वाले में, ओपन चेन वाले में हमको अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पढ़ना है। ठीक है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पढ़ना है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। एरोमेटिक में क्या पढ़ना है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊं पहले। एरोमेटिक में बस आप एक एग्जाम्पल याद रखो, नाम एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि उसमें अलग ही खुशबू होती है। जैसे पता होगा आपको पेट्रोल के अंदर कैसा एक अलग ही एरोमा होता है, उस टाइप का रहता है वो। ठीक है, एरोमेटिक में आपको एक एग्जाम्पल पढ़ना है, दैट इज बेंजीन। बस याद रखो, एग्जाम्पल ऑफ दिस एरोमेटिक, वन एग्जाम्पल, बस ये इनफ है, बेंजीन। और स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बनाने भी आना चाहिए। ऐसे फॉर्मूला होता है C6H6 इसका। ठीक है, और दिखने में कैसा होता है, ऑब्वियसली रिंग वाले में आ रहा है ये, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सागोन स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, ऐसे हेक्सागोन स्ट्रक्चर बनेगा, पर इसमें ना अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो गया तो ये छोड़ना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट में डबल बॉन्ड रहेगा, फिर सिंगल रहेगा, फिर डबल बॉन्ड रहेगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। पर देखो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना, टेट्रावैलेंट है। सो एक यहाँ कर लिया, एक यहाँ कर लिया, एक यहाँ कर लिया, एक यहाँ कर लिया बॉन्डिंग। पर इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, इस कार्बन को देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं ये वाले कार्बन की, एक सेकेंड, इस कार्बन की बात करते हैं तो इधर एक बॉन्ड हो गया, इधर दूसरा हो गया, इधर तीसरा हो गया, चौथा किधर है, तो क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, मतलब हमको जो बचा हुआ बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से फिल करना है, तो आप ऐसे एक डंडा लगा के हाइड्रोजन लिख दोगे। ठीक है, या फिर एक सिंपल तरीका है, सीधे यहाँ पर H लिख दो, समझ में आ जाएगा, डायरेक्टली H लिख दो, दैट विल बी अंडरस्टूड। या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ, आप उस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, हर जगह पे देखो, हर जगह पे 3 बॉन्ड्स है, चौथा पूरा करने के लिए हमको एक मोनोवैलेंट सिंगल वैलेंसी वाला हम हाइड्रोजन फिल करेंगे, बिकॉज दिस इज हाइड्रोकार्बन, तो और कोई एलिमेंट डाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया C6H6 स्ट्रक्चर, और इसको बेंजीन कहते हैं। बस इसमें यही एग्जांपल याद रखो। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर, हमको पढ़ना क्या क्या है, हमको साइक्लो अल्केन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़ना है। तो फिलहाल अल्केन यानी क्या होता है गाइस, अल्केन यानी क्या होता है, सो व्हेन आई से अल्केन, एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, कंप्लीट सिंगल बॉन्ड, और इन का मतलब याद रखना ये होता है डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड मेक्स द कंपाउंड अल्कीन। और हाइड्रोकार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है ना, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो हो जाएगा तुम्हारा अल्काइन। पर हमको जो नॉर्मल पढ़ना है, हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, मैं ये बताऊंगा साइक्लो वाला, पहले नॉर्मली हमको जो पढ़ना है वो वाला मैं आपको थोड़ा सा नियम के साथ समझा दूं। एक सेकेंड, अब यहाँ पर ना पहले ये वाला चीज़ समझ लो, या ये याद ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक कार्बन होता है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 रहता है, दिस इज नंबर ऑफ कार्बन, अगर एक कार्बन रहता है कंपाउंड में तो उसको मिथ बोलते हैं, मतलब ये प्रीफिक्स आएगा, ये प्रीफिक्स है, एक कार्बन रहेगा तो प्रीफिक्स होगा मिथ। इसलिए जब एक कार्बन वाला ये स्ट्रक्चर बनता है हाइड्रोकार्बन का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मिथ एन। एन क्यों, एन इसलिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है, और मिथ क्योंकि एक कार्बन है, सो दिस इज मिथ एन या मीथेन। ठीक है, अगर 2 कार्बन आ गया, अब देखो 2 कार्बन आ गया तो इसमें आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना है। जब 2 कार्बन आ गया गाइस, तो 2 कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड आएगा कि डबल बॉन्ड आएगा। तो अगर मान लो 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है अगर, तो इस कार्बन की कहानी क्या है कि इसके पास एक इसका बॉन्ड पूरा है और बाकी खाली है। अभी टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं,
एक बॉन्ड तो पूरा है, बचे हुए कितने हैं 3, तो वो किससे पूरे होंगे, मान लो मैं उसको हाइड्रोजन से पूरा कर देता हूँ, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो मोनोवैलेंट है, एक ही डंडा यहाँ पर जुड़ सकता है, तो यहाँ पर 1 हो गया, मतलब कार्बन का देखो 2 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 और 2, ये हो गया 3, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 4। लेकिन इस कार्बन का भी वही है कि इसका भी सिंगल बॉन्ड ही पूरा है और 3 चाहिए, तो 3 और हाइड्रोजन आ जाएंगे एंड दिस विल बी, 2 कार्बन के लिए क्या नाम पड़ता है, देखो प्रीफिक्स क्या लगता है, इथ, क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए क्या लगेगा, इथ, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन में तो कभी सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब डबल बॉन्ड होगा ही नहीं, डबल या ट्रिपल, क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, तो दिस कैन नॉट हैपन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पॉसिबल है, कार्बन कार्बन के बीच में पॉसिबल है, इस तरह की चीज, ठीक है। तो ये अल्कीन में ऐसा प्रेजेंस होगा, अल्काइन में कुछ इस तरह की चीज देखोगे, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक मिनट, ओके, सो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और अल्केन वाले में कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। तो अल्केन का तो स्ट्रक्चर तुमको पहले ये याद कर लो, 1 कार्बन रहेगा तो मिथ, 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स लगेगा इथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, ठीक है। तो इतना जरूरत नहीं है, वैसे तुम 10 तक भी याद कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत मोर देन इनफ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रीफिक्स, इसको ऐसे याद रख लो, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। क्योंकि अगर ये हो गया ना दोस्तों, काम तुम्हारा बहुत आसान हो जाने वाला है। क्योंकि मैंने मिथ और इथ बना दिया है, तो मैं अभी थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और भी स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अगर मान लो कि 3 कार्बन है, 2, 3, मान लो 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन है और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम आना चाहिए, पहले ये बताओ। मैं हाइड्रोजन बनाऊंगा लेकिन पहले इसी में बताओ क्या नाम आना चाहिए। 4 कार्बन है और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बाकी सब हाइड्रोजन से पूरा होने वाला, नो डाउट, ठीक है। तो 4 कार्बन है और सब जगह सभी में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, क्या नाम होगा। फिर ऐसे ही मान लो 4 कार्बन है और एक जगह डबल बॉन्ड है, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन एंड प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, क्योंकि तुमको एक डबल बॉन्ड वाला ही पढ़ना है, सब में डबल मत डाल देना, ठीक है। और 4 कार्बन है और पहले वाले में, और वही फर्स्ट वाले का ही याद रखना, पहले में ही हमको करना है, पहला वाला मतलब इसमें देखो सब सिंगल है, यहाँ पर सब सिंगल लेकिन फर्स्ट वाला डबल है, यहाँ सब सिंगल है लेकिन फर्स्ट वाला ट्रिपल बॉन्ड है। तो 4 कार्बन एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, आप नाम बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर 4, और ये हमेशा फर्स्ट कार्बन या तो एंड कार्बन में, ट्रिपल या डबल हमेशा फर्स्ट या एंड में रखना, क्योंकि तुम्हारा जो नियम है उसमें वही, तुमको नंबरिंग या IUPAC में जाना नहीं है, ठीक है। जिसको पढ़ना है वो उस वाली वीडियोस में डिटेल जाके चेक करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड, 4 कार्बन है तो क्या नाम पड़ेगा, प्रीफिक्स क्या होगा, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, सो प्रीफिक्स रहेगा ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए मतलब क्या है, अल्केन है, अल्केन में सफिक्स क्या लगता है, एन, तो ये हो गया तुम्हारा ब्यूट एन, ठीक है। यहां पर भी 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, ठीक है, डबल बॉन्ड है इसलिए डबल बॉन्ड के लिए क्या है देखो, इन, सो दिस इज ब्यूटीन। और 4 कार्बन है ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसलिए कौन सी फैमिली से आ गया ये, ब्यूटाइन, आइन, ठीक है। अच्छा, अभी बाकी जो बॉन्ड्स है वो हाइड्रोजन से पूरे करो, इसका एक बॉन्ड सिर्फ पूरा है, 3 बचे हुए हैं, तो 1 2 3, इसके 2 बॉन्ड्स पूरे हैं, एक इधर से एक इधर से, है ना, एक यहाँ एक यहाँ, 2 बॉन्ड्स हो गए, मतलब 2 ही बचे हैं, तो हाइड्रोकार्बन है भाई, कुछ और डाल ही नहीं सकते, यहाँ भी वही है। यहाँ पर एक बॉन्ड पूरा है
3 और बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरे कर दिए जाएंगे। इसमें देखो तो इसमें देखो 2 बॉन्ड पूरे हैं, 2 पूरे हैं मतलब 2 और बचे हैं, फिल इट विथ हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए 3 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है ना, एक्स्ट्रा 1 ही आएगा ना, क्योंकि अगर 2 डाल दोगे यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दोगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ना 3 होने चाहिए ना 5 होने चाहिए, 4, 1 2 3 4। यहाँ पर देखो एक डंडा इधर एक डंडा इधर, मतलब 2 बॉन्ड हो गए, 2 और बचे हैं, हाइड्रोजन से पूरे कर दिए। इधर 1 ही बॉन्ड हुआ है, मतलब 3 और लगाने पड़ेंगे विथ हाइड्रोजन। इस वाले में देखो पहला कार्बन 3 बॉन्ड ऑलरेडी हो गए, मतलब 1 ही बॉन्ड चाहिए, तो मतलब 1 ही हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन का ऑलरेडी 3+1 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो गए, तो कुछ मत लगाना वहाँ, गलती मत करना, खासकर इन दोनों में, ठीक है। इस वाले में 2 बॉन्ड, एक इधर हो गया है, मतलब 2 और लगा दो, ठीक है। इस वाले में 1 यहाँ हुआ है, 1 ही हुआ है, तो मतलब 3 और लगाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ना आपको एडिशनल बता रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ 2021 के हिसाब से, थोड़ा सा एडिशन बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ें कनेक्ट कर पाओ। इस चैप्टर में जो गड़बड़ी हुई है इस बार, मतलब जो मुझे लगता है, जो क्योंकि हम पढ़ाते हैं हमको पता होता है एज ए टीचर कि जो गड़बड़ी हुई है इस चैप्टर में, एक तो ये चैप्टर को ना रिड्यूस नहीं करना चाहिए था, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इथेनॉइक एसिड इथेनॉल निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो IUPAC है ना, इसको पूरा नॉमेनक्लेचर को प्रॉपर रखना चाहिए था। आई गेस इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ बनता है, तो जो ज़रूरी होगी मैं थोड़ी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। तो ये हो गया आपका अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सब देखो स्ट्रेट नॉर्मल लीनियर चेन वाले ही हैं, ओपन चेन वाले ही हैं। अच्छा, साइक्लो अल्केन क्या होता है, तो एक नॉर्मल आपको बता देता हूँ। साइक्लो मतलब रिंग स्ट्रक्चर, और जो अल्केन की कहानी सिंगल बॉन्ड वाली कहानी वही उठा लो। तो मान लो कि मैंने 1 2 3 4 5 लगा दिया, 5 कार्बन को रिंग बना दिया, 5 कार्बन का, ठीक है। और क्योंकि सब जगह अल्केन बोला है इसलिए मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अच्छा, 5 कार्बन के लिए क्या नाम पड़ता है, पेंट, प्रीफिक्स पेंट बनेगा, और एन भी लगेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन। क्या हम पेंटेन कहें, नहीं, साइक्लो है इसलिए इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। क्या नाम रहेगा इसका, साइक्लोपेंटेन। पर ऐसे रहेगा क्या, नहीं यार हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन तो लगाओगे ना, बाकी बॉन्ड्स कहाँ पूरे हुए हैं, तो इसका 2 बॉन्ड हुआ है, 2 और हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड हुआ है, 2 और हाइड्रोजन लग जाएगा, इसमें भी 2 और हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ भी वैसे ही होगा और यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये साइक्लो पेंटेन है। ऐसे 6 कार्बन आ जाएंगे, हेक्सागोन बनेगा तो साइक्लो हेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना साइक्लो हेक्सेन और बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए सिर्फ 6 ही हाइड्रोजन आता है। पर जब साइक्लो हेक्सेन होगा तो वहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, इसलिए हर एक कार्बन में 2-2 हाइड्रोजन लगेगा, वो उसमें 12 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। चलो अभी ना हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं पहले, और इस वाले टेबल में से थोड़ा सा चीज़ों को बना लेते हैं, ओके। तो जैसे मान लो कि तुम ये वाला ट्राई करना, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, पेंट वाला तुम कर ही लोगे। अल्केन, अल्केन, चलो पेंटेन बना लेते हैं यार। तो यहाँ पर नाम क्या बनेगा, अल्केन का के फैमिली में जो ये 5 कार्बन वाला मेंबर है उसका नाम क्या बनेगा, पेंट, और अल्केन है इसलिए एन, सो पेंटेन। यहाँ पर 5 कार्बन वाला मेंबर और डबल बॉन्ड, तो बनेगा इसका नाम रहेगा पेंट ईन। 5 कार्बन वाला मेंबर ट्रिपल बॉन्ड, क्या नाम बनेगा, पेंट आइन, है ना। सफिक्स क्या चेंज हो रहा है वो देखते जाओ। वैसे ही ये ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन जो हमने बनाया था। फिर यहाँ पर क्या आएगा, प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, और यहाँ पर एन, दिस विल बी प्रोप इन, दिस विल बी प्रोप आइन। सही है गाइस। फिर यहाँ पर इथ, एन, इथ, इन, और यहाँ पर इथ आइन, समझे क्या, ओके। पर कभी भी गलती मत करना मिथ वाले सीन में, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो मैं पेंटेन बना रहा हूँ, पेंटेन मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये एन है, ये है ना, और बाकी जो भी 4 में जितना कम है उतने हाइड्रोजन लगाते जाओ। एक कार्बन के साथ 4 डंडे हैं कि नहीं, बस वो देखते जाओ, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया पेंटेन। फिर ऐसे ही 5 कार्बन, पहले वाले में डबल, बाकी सब में सिंगल, ठीक है। यहाँ पर भी 5 कार्बन,
पहले वाले में ट्रिपल, बाकी सब में सिंगल। ओके गाइस, और फिर बचा हुआ जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से पूरा कर लो, है ना। एक कार्बन के पास ध्यान रहे 4 ही डंडे होने चाहिए, अगर 5 हो गए या 3 हो गए तो तुमको डंडे पड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ ध्यान देना, इसमें हो गए देखो 1 2 3 और ये 4, इसमें 2 है, 2 डंडे और लगा दो, ऊपर नीचे लगाओ या ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्रोपेन कैसे बनेगा, प्रोप यानी 3 कार्बन, 1 2 3, अल्केन है इसलिए सब में सिंगल बॉन्ड। प्रोपीन में क्या होगा, प्रोप यानी 3 कार्बन, लेकिन इन है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डबल, यहाँ पर सिंगल, ठीक है। और प्रोपाइन 1 2 3, आइन मतलब यहाँ पर ट्रिपल और सिंगल, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन से पूरा कर लो जो वैलेंसी है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, कोई और एटम मत लगा देना गलती से भी, ऐसा नहीं कि कोई और मोनोवैलेंट लगा दिया। इधर भी हर कार्बन के पास 4 डंडे, ये बात याद रहे, नहीं तो डंडे पड़ सकते हैं। और यहाँ पर देखो 3 कार्बन ऑलरेडी, मतलब 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, 1 बॉन्ड और लगा दिया, इसमें ऑलरेडी 4 है, 3 और 1 4, यहाँ पर 1 ही है, 3 और बॉन्ड लगा दिए। ओके, इथ वाला बना लेते हैं। इथ मतलब 2 कार्बन, 1 2 और सिंगल बॉन्ड। इन वाले में क्या आएगा, 2 कार्बन, लेकिन इन है इसलिए डबल बॉन्ड, क्योंकि और कहीं तो कुछ है नहीं तो सिंगल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 2 कार्बन लेकिन ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो हाइड्रोजन 1 2 3 लगा दिया और यहाँ एक ऑलरेडी है 4, वैसे यहाँ पर भी 1 2 3 लगा दिए और 4। इसमें देखो इस कार्बन के 2 डंडे पूरे हैं, मतलब 2 ही डंडे लगाने, इस कार्बन के 2 डंडे पूरे हैं, मतलब 2 ही डंडे लगाने। समझ में आ रहा है ना डंडे की कहानी। अच्छा, यहाँ पर 3 डंडे लगे हुए हैं, मतलब 4 में से 3 तो लगे ही हुए, बस 1 ही चाहिए, इधर भी वही सीन है। लेकिन सर क्या अल्केन का पहला मेंबर मीथेन होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि 1 कार्बन लगाना है यहाँ पर, मिथ मतलब 1 कार्बन, और बाकी सब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या अल्कीन का पहला मेंबर मीथीन होता है? नहीं होता, ये मेंबर होता ही नहीं है। अल्केन का फर्स्ट मेंबर इथीन होता है, अल्कीन का, और वैसे अल्काइन का फर्स्ट मेंबर इथाइन होता है। क्यों नहीं होता सर? 1 कार्बन में क्या हम ट्रिपल डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते? क्या डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते? क्या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते? क्योंकि हमने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन। तो क्या तुम हाइड्रोजन लिखोगे यहाँ पर? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन यार मोनोवैलेंट है, एक ही वैलेंसी होती है, 2 डंडे होंगे ही नहीं उसमें, है ना, यहाँ भी नहीं हो पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन इज मीथेन, बट फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन, अल्काइन इज इथाइन, ठीक है। मैंने तुमको 5 मेंबर का कहानी बता दिया, ये वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको। अभी तुमको पेंटेन के बाद हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन तक करना है, करके होमवर्क जमा कर दोगे नीचे, ठीक है। आगे देखते हैं किया कि नहीं, कम से कम इतना बता देना, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन तो भैया हमने बता दिया, ठीक है। अब ये साइक्लो वाला बचा है, तो ये बेसिकली हमने वही बता ही दिया, बट देख लो यार, साइक्लो अल्केन में जैसे इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा ना, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। हमने नाम तो बता दिया कि हाँ भाई साइक्लो पेंटेन, अगर 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन। साइक्लो ब्यूटेन भी हो सकता है, साइक्लो 3 कार्बन क्या होता है, प्रोपेन भी हो सकता है, साइक्लो हेक्सेन भी हो सकता है, आगे तो पक्का हो सकता है। पर क्या इसका लोएस्ट मेंबर क्या हो सकता है? क्या साइक्लो इथेन, साइक्लो मीथेन हो सकता है? नहीं, द फर्स्ट मेंबर इज साइक्लोप्रोपेन, मतलब 3 कार्बन के साथ ये लोएस्ट नाम पर, मतलब फर्स्ट मेंबर है। और 4 कार्बन वाला बन सकता है, फिर 5, आगे वाला तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन 2 कार्बन का मेंबर या 1 कार्बन का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि 1 पॉइंट से तुम कहाँ रिंग बनाने जाओगे यार, 1 कार्बन से कहाँ रिंग बनेगा, ना ही 2 कार्बन से रिंग बनती है ना। रिंग बनाने के लिए कितना चाहिए, कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए, तभी तो ये लूप ऐसा दिखेगा, रिंग बनेगा। सो द फर्स्ट मेंबर इज साइक्लोप्रोपेन, याद रखना, दिस इज द फर्स्ट मेंबर साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, ओके। 1 कार्बन 2 कार्बन में रिंग जो है, सर्कल जो है वो नहीं बनता, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस चीज को। सो दिस इज योर 1 2 3 कार्बन, और ये बन गया इसका ट्राइंगल, और हाइड्रोजन लगाते जाओ उसी के अकॉर्डिंग, यहाँ भी उसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लगाओ। ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन, फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोब्यूटेन में क्या होगा, 1 2 3 4,
है ना, बाकी वही हाइड्रोजन में दो H2 लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है वैसे ही हम लिख सकते हैं इस तरीके से। साइक्लोपेंटेन में क्या होगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, जैसे यहाँ पर ट्राइंगल बना, यहाँ स्क्वायर बन गया, यहाँ पर क्या बनेगा, पेंटागन बनेगा, यहाँ हेक्सागन बनेगा एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया अपना स्ट्रक्चर का काम। अब फंक्शनल ग्रुप देखते हैं दोस्तों। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो थोड़ा सा पहले डेफिनेशन देख लो। फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक atoms or group of atoms or ions which are part of longer hydrocarbon chain and impart characteristic property to the compound, ठीक है। अब देखना कि जैसे मेरे पास ये हाइड्रोजन है, सो दिस इज हाइड्रोकार्बन, नो डाउट दिस इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्या नाम है इसका, अल्केन है ना, सिंगल बॉन्ड है सब जगह पे, तो अल्केन है ये। सो दिस इज कौन सा अल्केन, 1 2 3 4 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट, और अल्केन है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, सो ब्यूटेन है इसका नाम, है ना। लेकिन मान लो कि मैंने क्या कर दिया, मैंने एक हाइड्रोजन ये वाला निकाल दिया और उसकी जगह मान लो मैंने क्या लगा दिया, मैंने लगा दिया क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्लोरीन लगा देने से ऐसा नहीं होगा कि सर क्या फर्क पड़ा, बस एक क्लोरीन तो बदल गया, तो प्रॉपर्टी थोड़ी ज्यादा बदलने वाली है, ऐसा नहीं है। क्लोरीन लगा देने से, ये एटम लगा देने से इसकी पूरी रंग ही इसका बदल गया, इस कंपाउंड का पूरा प्रॉपर्टी ही जो है वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया। सो नाउ दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कंपाउंड। ये नहीं कि भैया ब्यूटेन था तो थोड़ा सा क्लोरीन लगने से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, इसका प्रॉपर्टी पूरा चेंज हो गया है, क्योंकि अब ये क्या बन गया है, क्लोरोब्यूटेन। क्या बन गया ये, क्लोरोब्यूटेन, ओके, नया कंपाउंड। मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो है इट विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम ब्यूटेन, है ना। और स्पेशली कौन सी प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो जो है एकदम से, और केमिकल प्रॉपर्टी ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, किसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, वो सब बदल गया। किसकी वजह से बदला है, बस इसके आ जाने से। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ग्रुप क्यों बोलते हैं सर, तो यहां पर बोला गया है कि वो एटम भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। जैसे यहाँ क्लोरीन है, ब्रोमीन लग सकता है या आयोडीन लग सकता है, ये सब तो एटम्स हैं। लेकिन OH भी लग सकता है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लग सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम है। COOH भी लग सकता है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है। CHO भी लग सकता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें जब हम हाइड्रोकार्बन से अटैच करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी बदल जाती है। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, इनको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। सो व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप, अगेन देखो, दे आर डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस विच आर पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी को ही पूरा बदल के रख देते हैं, अपनी नई प्रॉपर्टी उसको दे देते हैं। तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा मिटा के, और हमको कौन सा फंक्शनल ग्रुप देखना है वो देख लेना, पर अगेन हमको ज्यादा IUPAC के नंबरिंग में डिटेल में नहीं जाना, बस ध्यान दे लो कौन सा हमको करना है, याद रखना है, या तो क्लोरीन का अटैचमेंट, या तो ब्रोमीन का अटैचमेंट, या तो आयोडीन का, ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का अटैचमेंट होगा तो उस हिसाब से उसके नाम, जैसे मैंने बताया क्लोरीन लगा तो क्लोरो अल्केन, ब्रोमीन लगा तो ब्रोमो अल्केन, जो भी अल्केन है, मान लो मीथेन है या ब्यूटेन है, क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, आयोडोब्यूटेन, तो इस तरीके से उसके नाम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। प्रीफिक्स देखो, क्लोरो, ब्रोमो, ऐसे ही लगता जाएगा, ठीक है। इन सबको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड हैलोजेंस, ठीक है। हैलोजेंस क्या होते हैं ना, तुमको अगले चैप्टर में यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में समझ में आएगा, जो 17th ग्रुप में होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। एसिटाइन तो वैसे रेडियो एक्टिव है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो वो सब यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया हैलोजेंस का, इसका पूरा ग्रुप है, तो चाहे वो क्लोरीन हो या फिर ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो, ठीक है।
एक फंक्शन ग्रुप होता है अल्कोहल का, उसमें क्या अटैचमेंट लगता है, उसमें अटैचमेंट लगता है OH का, OH जो हाइड्रोक्सी है ना, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स होते हैं, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड H के साथ, तो इसको हम OH भी कह देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर इथेन है ना, इथेन है ये, है ना, इसमें से एक H निकाल के और हमने क्या लगा दिया, एक H निकाल के ये हटा दिया और यहाँ पर OH लगा दिया, तो पता है क्या बन जाता है, ये बन जाता है इथेनॉल, ठीक है। एक मिनट, ये बन जाता है इथेनॉल। इथेनॉल यानी क्या हो गया, ये अल्कोहल हो गया तुम्हारा, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको। जो अल्कोहल पता है ना, जो कोई भी अल्कोहलिक बेवरेजेस में होता है, बियर विस्की जिसमें भी, तो वो यही इथेनॉल वो यही अल्कोहल होता है। सोचो इथेन था कहाँ वो, और नाम मतलब थोड़ा सा ये अटैच हो जाने से पूरी प्रॉपर्टी बदल गई, ये अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो अल्कोहल में OH लगता है, अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O और H ऐसा अटैचमेंट लगता है, तो हम सीधे उसको CHO भी कह देते हैं अल्डिहाइड में। तो जैसे यहाँ पर नाम पड़ा था, मालूम मैं कह रहा हूँ ब्यूटेन, ब्यूटेन में से E हटा के और ऑल लग गया था, तो ब्यूटेनॉल बन गया था, है ना। ये चीज़ यहाँ पर सफिक्स में जुड़ गई। वैसे यहाँ पर अल्डिहाइड में आल लगता है, तो मतलब अगर ब्यूटेन में तुम अल्डिहाइड अटैचमेंट ऐसा करते तो ये हो जाता ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल और ये ब्यूटेनॉल, ठीक है। और ऐसे ही हमको कीटोन की बात करते हैं। कीटोन में क्या अटैच होता है, कीटोन में बस डबल बॉन्ड O अटैच होता है, दोनों साइड से ओपन चेन खुला होता है और डबल बॉन्ड O अटैच होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो तुम प्रोपेनोन, इसमें सफिक्स लगता है ONE, E हटा के ONE लगा, यहाँ पर E हटा के AL लगा, यहाँ पर सफिक्स क्या लगा, E हटा के ऑल लगा। इसमें क्या प्रीफिक्स लगा था, है ना, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, है ना, जो भी लगाओ। जैसे यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमोप्रोपेन, अगर आयोडीन होता तो आयोडोप्रोपेन, क्लोरीन होता तो क्लोरोप्रोपेन, ऐसे ही OH लग गया तो प्रोपेनॉल। अगर ये CHO लगा, देखो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, लेकिन HO का ऐसा अटैचमेंट हो गया, H और डबल बॉन्ड O का, तो प्रोपेनॉल अल्डिहाइड बन गया। कीटोन में क्या होता है, ऐसा वाला अटैचमेंट, देखो 3 कार्बन है इसलिए प्रोप और प्रोपेन कह लो, और डबल बॉन्ड O, बीच वाली कार्बन में डबल बॉन्ड O लगा है, देखो, ठीक है, ऐसा वाला डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो प्रोपेनोन। इसलिए टेक्स्ट बुक में एक बार चेक करना, मैच करना, शायद अगर छोटा दिख रहा हो तो। देन कार्बोक्सिलिक एसिड सुना होगा, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड तो सुना ही होगा ना, इथेनोइक एसिड वो यही है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या होता है, इसमें C होता है, डबल बॉन्ड O भी होता है और OH भी होता है साथ में। तो ये अटैचमेंट जब लग जाए, जैसे अब देखो ये 3 कार्बन वाला था, लेकिन लास्ट कार्बन में डबल बॉन्ड O भी है और OH भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यू कैन कॉल इट एज डैश COOH का अटैचमेंट। ये क्या है, COOH ही तो है। तो जब ऐसा COOH का अटैचमेंट होगा, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड चार्ज जैसा अटैचमेंट आ गया इसलिए ओइक एसिड। यहाँ पर जो E को हटा के जो चीज रिप्लेस की जाती है वो है ओइक एसिड। सो प्रोपेन था जो हो गया प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपोइक एसिड मत लिख देना, सिर्फ E हटता है, जो लास्ट का अल्केन में जो E होता है ना, अल्केन में जो E होता है ना, बस वो हटाया जाता है। E हटा के अल्कोहल रहेगा तो ऑल लग जाएगा, अल्डिहाइड रहेगा तो आल लग जाएगा, कीटोन रहेगा तो ओन लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो ओइक एसिड लग जाएगा। सो मिथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, है ना, तो ओइक एसिड लगेगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से, और जिसको डिटेल जानना है इसके बारे में तो आप भाई वो जो वीडियो है जिसमें पूरा चैप्टर बताया है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। एंड वी हैव देन डबल बॉन्ड का तो बता दिया हमने, ईन लगता है, जैसे अल्कीन, फिर अल्काइन, तो ये सब तो हमने ऑलरेडी बता दिया है ना, ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ये 5 फंक्शन ग्रुप आप याद रखो, ये 6 और 7 को तो हम क्योंकि हम पहले से इंक्लूड कर लिए, तो 5 याद रखोगे। हैलोजेंस जिसमें अटैच होता है क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, इसमें प्रीफिक्स लगता है, ठीक है। ब्रोमोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन। अल्कोहल दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें क्या होता है, OH अटैच होता है। कोई भी
जो तुम्हारा अल्केन है, कोई भी अल्केन है, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इसमें क्लोरीन लग गया तो क्या बन जाएगा, क्लोरो, और 5 कार्बन था ना इसलिए पेंटेन। अगर ब्रोमीन लगता तो ब्रोमोपेंटेन, आयोडीन लगता तो आयोडोपेंटेन। क्या होता है कि ये ना क्लोरीन यहां भी लग जाए ना इस वाले एंड पे, तब भी नाम यही रहेगा, लेकिन कहीं बीच में आ गया, मान लो यहां पर आ गया तो नाम हो जाता 2 क्लोरोपेंटेन। सेकेंड कार्बन पे आता तो 2 क्लोरोपेंटेन, थर्ड पे आता तो 3 हो जाता, ठीक है। यहां आता तो फिर से 2 हो जाता, क्योंकि यहां से नजदीक पड़ती है नंबरिंग। बट इसमें मत घुसो, क्योंकि वो चीज अलग वीडियो में आप देख सकते हो जहां फुल चैप्टर डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, अगर, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं। अगर यहां पर OH लग जाता तो क्या नाम पड़ता, OH लग जाता तो क्या होता, तो ये नाम तो हट जाता पहले, और ये ई हटा के ऑल लग जाता, तो ये हो जाता है तुम्हारा अल्कोहल, पेंटेनॉल, ठीक है। और अगर ये CHO हो जाता, यानी कि मान लो कुछ इस तरह का अटैचमेंट हो जाता, डबल बॉन्ड O और H, है ना, तो ये हो जाता पेंटेनाल, क्योंकि अल्डिहाइड बन जाता है इन दैट केस, ठीक है। वैसे कीटोन में कहीं बीच वाले में, कीटोन में कभी भी एंड कार्बन में नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों साइड से चेन खुला होना चाहिए, तो चाहे यहां लग जाए या यहां पर या यहां पर, ये दोनों एंड में नहीं लगेगा कीटोन, क्योंकि डबल बॉन्ड O के साथ फिर यहां भी कार्बन होना चाहिए, इस तरफ भी कार्बन होना चाहिए, तो ये नॉन टर्मिनल कार्बन में लगता है। व्हेन वी कम टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डबल बॉन्ड O के साथ OH रहेगा, मतलब ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर O साथ में आ जाएगा, OH लग जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ओइक एसिड, तो ये हो जाता इन दैट केस पेंटेनोइक एसिड। समझ में आ गया। देन होमोलोगस सीरीज गाइस, होमोलोगस सीरीज यानी क्या, देख लो, होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स with similar chemical properties and same functional group differing from successive member by CH2। मतलब देखो, अब यहां पर कई सारे होमोलोगस सीरीज हो सकते हैं, इसके कई सारे एग्जांपल, जैसे एक होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल है तुम्हारा अल्केन, ठीक है। ऐसे ही दूसरे का एग्जांपल है अल्कीन, दिस इज अनदर फैमिली, अनदर एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज। ऐसे ही अल्काइन इज अनदर होमोलोगस सीरीज। ये केमिकल्स की फैमिली होती है। यू कैन ऑल्सो कॉल एज अल्कोहल, या फिर जो भी हमने पढ़ा जो क्लोरो अल्केन है ना, तो जैसे मान लो अल्कोहल या अल्डिहाइड या कीटोन, ये सब होमोलोगस सीरीज में क्यों आएंगे वो देखो अब, क्योंकि ना इसमें मेंबर्स होते हैं, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर। अल्केन में फर्स्ट मेंबर क्या है, CH4 है ना, मीथेन। सेकेंड मेंबर क्या है, C2H6। थर्ड मेंबर क्या है, C3H8, ठीक है। तुम बोलोगे सर ये कैसे बता पा रहे हो आप, इनका ना जनरल फॉर्मूला होता है कि हम सीधे ना, मतलब एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला अल्केन का, CnH2n+2। तो इसमें आप डायरेक्टली जो है, अगर मान लो मुझे 3 कार्बन का पता करना है, ये वाला पता करना है नाम अल्केन का, थर्ड कार्बन का, जैसे प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो N की जगह पर 3 डाल दो, N की जगह पर क्या करोगे, 3 डाल दो, तो क्या बन जाएगा C3, और H 2 3 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। देखो C3H8। तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखो, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, यहाँ जो +2 लगाया था वो हटा दो, ठीक है, तो इसका मेंबर आ जाएगा, मतलब ये C जितना होगा H उसका डबल होगा, मतलब यहाँ पर C6 है तो H क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। C3 है तो H उसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अगर C2 है तो H कितना हो जाएगा 4। और इसका अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मतलब करस्पॉन्डिंगली 2 हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ +2 था, वहाँ
वो हट गया और वहाँ -2 हो गया H में से। और सो यहाँ पर देखो जैसे थर्ड मेंबर में या थर्ड 3 कार्बन वाले में यहाँ पर क्या था, H8 था, यहाँ H6 है, तो इसमें क्या रहेगा, H4 रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 कम कर दो हाइड्रोजन, H2 रहेगा, सो ऑन। तो अब देखो पॉइंट पे आते हैं, हमको क्या पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज का ये एग्जांपल कैसे हुआ, क्यों मैं इसको एक होमोलोगस सीरीज कहता हूँ इस पूरे फैमिली को, क्योंकि हर मेंबर उसके पिछले मेंबर के साथ एक पर्टिकुलर डिफरेंस है। व्हाट इज दैट डिफरेंस, देखो यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, मतलब कितने कार्बन का डिफरेंस है, 1 कार्बन का डिफरेंस है। और हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है, यहाँ H4 है, इधर 6 है, मतलब 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। सो यानी CH2 का डिफरेंस है। देखो यहाँ वही कहा गया था कि द डिफरेंस शुड बी ऑफ एवरी मेंबर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग मेंबर, पिछले मेंबर से जो डिफरेंस है उसका वो CH2 का होना चाहिए। यहाँ भी देख लो सेम है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो मतलब 1 कार्बन का डिफरेंस है, 6 और 8 में से मतलब 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो एवरी टाइम द डिफरेंस विल बी CH2। तुम इधर भी देख सकते हो, यहाँ फर्स्ट ये मेंबर तो होता नहीं मीथेन, ठीक है, इधर भी देखो 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, आगे भी वही मेंटेन रहेगा CH2 का। और मास के हिसाब से डिफरेंस कितना हो गया, 1 कार्बन का मास होता है 12, 1 हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन है, CH2 बोला गया है, तो मास कितना हो गया H2 का, है ना, तो 2 + 12 इस 14 यूनिट का मास का डिफरेंस होता है, 14 यूनिफाइड मास का। सो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि हाँ मीथेन और ईथेन के मास में कितना डिफरेंस है, 14 यूनिट का, या ईथेन और प्रोपेन के मास का कितना डिफरेंस है, 14 यूनिट का, ठीक है। तो एक बात समझ लो कि इसमें भी करोगे ना तो ये भी वही सेम चीज़ मिलने वाला है। जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ मीथेनॉल, दिस इज योर मीथेनॉल, दिस इज योर इथेनॉल, ठीक है। देखो कितना कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 कार्बन है, तो यानी 1 कार्बन का डिफरेंस है। ऑक्सीजन तो भाई इधर भी OH है, यहाँ भी है, तो ऐसे ही काट दो, जो सेम है वो उसको काटते जाओ, ये भी है, ये भी है, और 1 कार्बन भी कट जाएगा, बचा कितना, C और 2 हाइड्रोजन, CH2। हर मेंबर में ऐसे ही होगा, ठीक है। अब तुमको ना एक सवाल और आता है गाइस, तो वो देख लो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे मान लो कि मैं इसको कैसे लिखता हूँ, इस वाले को लिखता हूँ मैं, देखो C2 है, तो मैंने C2 लिख दिया, और ये वाले 5 हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, 1 2 3 4 5, तो मैं लिखता हूँ H5, कंडेंस स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ मैं, और फिर डैश डाल के OH, तो पता लगे यहाँ क्या है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 हिस्से होते हैं, कौन से 2 हिस्से होते हैं, और वो दोनों हिस्से क्या बताते हैं। तो एक हिस्सा होता है ये कार्बन का चेन, और दूसरा हिस्सा होता है फंक्शनल ग्रुप। तो एक होता है कार्बन चेन और दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप। कार्बन चेन से पता लगता है कि उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितनी हाई या हो रहेगी, जितना लंबा चेन रहेगा उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। उसका फिजिकल स्टेट की, वो गैस रहेगा कि लिक्विड होगा कि सॉलिड हो जाएगा। बहुत कम मास रहेगा तो गैस रहेगा, जैसे CH4 मीथेन इज अ गैस, आगे आगे होके वो लिक्विड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन चेन है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बताता है कि वो सॉलिड, मतलब सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी। तो ये जो कार्बन चेन है, याद रखना इसकी लेंथ कम ज़्यादा होती है, तो बेसिकली ये फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है। सो दिस इंडिकेट्स द फिजिकल प्रॉपर्टी। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है, मैंने बताया था, इससे क्या पता लगता है कि वो किससे रिएक्ट करेगा। जैसे अल्कोहल्स का टेंडेंसी है कि कोई भी अल्कोहल हो वो एक पर्टिकुलर केमिकल से कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। कोई भी अल्केन है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो सब वो जैसे इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होगी, क्योंकि सब एक ही फैमिली से आ रहा है, ठीक है। बिकॉज एवरी ऑफ देम हैव दैट क्या रहेगा, एक जैसा ही उनका फंक्शनल ग्रुप है, ओके। यहाँ पर देखो, सो OH, जितने भी अल्कोहल रहेंगे उसमें OH रहेगा। ये फंक्शनल ग्रुप होने से वो किससे कैसे रिएक्ट करेगा वो फिक्स रहेगा। सो याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप क्या डिटरमाइन करता है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो याद रखना ये बात, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कार्बन चेन जिसका लेंथ से डिसाइड होगा कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, और दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप जिससे पता लगता है कि उसकी रिएक्टिविटी, वो केमिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, वो फंक्शनल ग्रुप से पता लगता है। सो गाइस, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें जो हमारे हमने जो सिलेबस में इस बार है 2021 में वो हमने डिस्कस किया।
कुछ और बातें आपको यहाँ पर, अगर इस वाले पार्ट में अगर IUPAC नेमिंग और नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट अगर आपको सीखना है सच में, तो आप ज़रूर जो है वो कंप्लीट वाला जो हमारा वीडियो है वो आप देखना, कंप्लीट चैप्टर का जो हमने बनाया हुआ था लगभग 3-4 महीने पहले का ही है, सुपर रिवीजन वाला पार्ट में, वो भी आप देख सकते हो, या फिर आप जो पहले वाला जो बोर्ड वाला है वो भी आप चेक कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।